हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग लाइव प्रोसेस का एक टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसे आज हम लोग सीखेंगे। आज मैं बेटा बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूं आपको। ऐसे समझ लेते हैं कि ये बेटा क्या है, फूड है। फूड का हुआ डाइजेशन, डाइजेशन के बाद फूड एब्जॉर्ब होता है तो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। ये बेटा खाना पहुंचेगा सेल के अंदर। ये फूड कहाँ पहुंचा? सेल के अंदर पहुंचेगा। दिस इज अ सेल। और सेल के अंदर बेटा क्या होगा? फूड का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपको पता है जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। फॉर ऑक्सीडेशन डेशन ऑक्सीजन इज नीडेड। ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये ऑक्सीजन कहां से आएगी? दिस ऑक्सीजन कम फ्रॉम रेस्पिरेशन। ठीक है बेटे, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ जाएगी? रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी। क्योंकि देखिए बेटे, रेस्पिरेशन को हम लोग अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें ब्रीदिंग है। तो जब ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगी, वही ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगी और सेल जब ऑक्सीडेशन करेगा फूड का तो ये ऑक्सीजन वहां पर यूज हो जाएगी और उससे बेटे बनेगा क्या? ऑक्सीडेशन जब फूड का हो जाता है, फूड ऑक्सीडाइज होकर के बना लेता है एनर्जी। change into एनर्जी। चेंज इनटू एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है बेटे? एटीपी के फॉर्म में। ये क्या है? एनर्जी करेंसी है। और ये एनर्जी कहां यूज हो जाती है? यूज हो जाती है बेटे कहां पर? वेरियस बॉडी फंक्शन। फूड का ऑक्सीडेशन का मतलब ये प्रोसेस बेटा कैसी होगी? कैटाबोलिक प्रोसेस होगी, क्योंकि फूड ब्रेक डाउन कर रहा है। जब फूड ब्रेक करेगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वही एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं बेटे, अ कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। फूड का ऑक्सीडेशन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी। ये बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बेटे ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये ऑक्सीजन कहां से आएगी? सांस लेने से आएगी। जो हम सबकी बॉडी में बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उस सिस्टम का काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर पहुंचाना। ऑक्सीजन सिर्फ इसी पर्पस के लिए बॉडी के अंदर जाती है ताकि फूड को ऑक्सीडाइज किया जा सके और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन किया जा सके। क्लियर है बेटा यहां तक? देखिए बेटा, आगे हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। कैटाबोलिक प्रोसेस है बेटा, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है ये। इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा और वो भी कैसा होगा बेटा? स्टेप वाइज होगा, एक साथ नहीं हो जाएगा। कैसे होगा? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा। देखिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी बनेगी एटीपी के फॉर्म में। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए बेटा, इसमें स्टेप्स कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे? स्टेप्स कौन कौन से पढ़ने हैं? एक हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बेटा क्या होता है? ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा, उसे हम ब्रीदिंग नाम देंगे। गैसियस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। गैसियस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे किसके थ्रू होगा बेटा? थ्रू ब्लड। और क्या पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग? सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल किस तरीके से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेगी वो चीज पढ़ेंगे हम लोग इसमें।
अब हम लोग देखते हैं बेटा रेस्पिरेशन कितने तरह से होगा हमारी बॉडी में। एक होगा बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या आप हम लोग पढ़ेंगे, ब्रीदिंग पढ़ेंगे, और बेटा पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसी को हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए बेटा इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, दूसरा क्रेब्स साइकिल, और तीसरा बेटा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए बेटा ये जो होता है ये एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशन में होगा, एरोबिक एंड एनारोबिक, एनारोबिक बोथ। और ये दोनों बेटे सिर्फ एरोबिक में होंगे, एरोबिक कंडीशन में, मीन्स ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तब क्रेब साइकिल और एटीएस परफॉर्म होते हैं। अगर ये पता चल जाए कि क्यों पढ़ें और क्या क्या पढ़ना है हमें, तो थोड़ा आसान हो जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको बहुत कायदे से पढ़िए, साथ साथ याद करने की भी कोशिश कीजिए और नोट डाउन भी कीजिए। देखिए बच्चों हम लोग सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन को कवर करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप बेटा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ये एक सेल हो गई, सेल का खाना क्या है जिससे वो एनर्जी बनाएगा, वो है बेटा ग्लूकोज। सेल के अंदर क्या पहुंच चुका है, ग्लूकोज पहुंच चुका है, और इस ग्लूकोज का बेटा क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन होगा। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होगा बेटा वो होता है पायरुवेट, पायरुवेट, और इसके दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। पायरुवेट के बेटे दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ग्लूकोज में बेटे 6 कार्बन होते हैं और पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पहला स्टेप बेटे क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। और क्या पॉइंट याद रख सकते हैं इसमें, इसकी लोकेशन क्या है, कहां देखिए परफॉर्म हो रहा है, लोकेशन ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों बोला गया है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट में तो कोई भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट्स वाई, बिकॉज CO2 इज नॉट रिलीज्ड, क्योंकि बेटे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, दैट्स वाई ये एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट क्या क्या है, देखिए बेटे इसमें पायरुवेट बना, प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट में बेटा पायरुवेट बना, पायरुवेट बनेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल बन गए। और क्या बना बेटा, ATP का फॉर्मेशन हुआ, वो कितने बने, वो भी दो मॉलिक्यूल। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और बेटे इसमें ऑक्सीजन की नीड वो भी नहीं है। ठीक है, ये बातें आप इसमें याद रखिए। देखिए बेटे अभी आपने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस जब होगी तो ग्लाइकोलिसिस होने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो ये पायरुवेट है इसका क्या फेट है, इसका आगे क्या होना है। देखिए पायरुवेट के बारे में थोड़ा सा आप याद रखिए। पायरुवेट दो तरीके से बेटा प्रोसेस हो सकती हैं, या तो ये एरोबिक सिस्टम में जा सकता है या तो एनारोबिक सिस्टम में जा सकता है। दोनों आपको केसेस याद रखने हैं कि पहला चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए तो क्या होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा अगर इसका पायरुवेट का ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन यहां पर नहीं होगी, ये ईस्ट में होगी। कुछ बैक्टीरिया हैं, सम बैक्टीरिया, इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की वो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेटा पायरुवेट का क्या होता है, पायरुवेट बेटा फर्मेंटेशन करेगा। क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा। देखिए बेटा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, एथिल अल्कोहल, या इसी को बोलते हैं बेटा एथेनॉल, C2H5OH, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में बेटा क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ईस्ट। पहला प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल हो सकता है बेटा, दूसरा प्रोडक्ट इसका क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड। यहां पर देखिए बेटा एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो CO2 रिलीज होती है, और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो नो CO2 रिलीज। एग्जाम्पल इसका याद रखिए बेटा, ह्यूमन मसल्स में इसका डिपोजिशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, जिससे क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। अगर पायरुवेट बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेगा, ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं। लोकेशन क्या है बेटा इसकी, साइटोप्लाज्म है। पायरुवेट का फर्मेंटेशन होगा जिससे एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनेंगे। एथिल अल्कोहल ईस्ट में बनेगा, लैक्टिक एसिड ह्यूमन मसल में बनेगा। यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। ये बात इतनी समझ में आ गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट इसका क्लियर करते हैं कि अगर बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो क्या होगा। ये पायरुवेट बेटा अब एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लिख सकते हैं पायरुवेट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। किसके थ्रू जाएगा बेटा, ये थ्रू क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल के थ्रू ये कहां पर बेटा एंटर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स में। जो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल में बेटा कितना कार्बन होता है, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होता है, तो दो मॉलिक्यूल में 6 कार्बन हुए। अब इसका होगा बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इसके बाद बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बेटा इसमें कुछ अदर प्रोडक्ट भी बनते हैं। अदर प्रोडक्ट्स जैसे कौन सा बनेगा बेटा, रिड्यूस कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। कोएंजाइम बेटा क्या होता है, ये एनर्जी रिच है, इसके अंदर एनर्जी होती है। हम लिख सकते हैं कंटेन एनर्जी। रिड्यूस कोएंजाइम ए अब क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल में चले जाएंगे, इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा देखिए यहां पर इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे और वहां पर परफॉर्म करेंगे ETS, और ETS में एंटर हो जाने के बाद एनर्जी बनेगी, प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। और एनर्जी इस यहां पर बेटा किस फॉर्म में बनती है, एनर्जी ATP के फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में। कितनी ATP फॉर्म हो जाएंगी बेटा, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। कहां पर, ETS के बाद। ग्लूकोज का बेटा देखिए एक मॉलिक्यूल एंटर हुआ था, और लास्ट में आप देखिए कितना मॉलिक्यूल बन रहा है ATP का, 38। देखिए एक क्विक रिवीजन लीजिए, हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस जो फर्स्ट स्टेप है इंटरनल रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल। अगर बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो होगी ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में। लोकेशन इसकी क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। पायरुवेट फर्मेंटेशन करेगा जिससे एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब भी एथिल अल्कोहल बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। लैक्टिक एसिड के केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, ये ह्यूमन मसल में होती है और ये ईस्ट में होती है। ठीक बेटा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो पायरुवेट एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर,
और किसके थ्रू एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर बेटा पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे 6 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कुछ और भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे रेड्यूस कोएंजाइम है, इनके पास होती है एनर्जी। इनके जो बॉन्ड होते हैं, उनकी बॉन्ड में बहुत ढेर सारी एनर्जी होती है, और ये अब एंटर कर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल में, जहां पर ईटीएस परफॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और इस सिस्टम के थ्रू एनर्जी रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है और वाटर वेपर बनता है। और ये एनर्जी बेटा किस फॉर्म में बनती है? एटीपी। कितने? 38 एटीपी बनते हैं। ये स्टोर रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेस्पिरेशन की नीड प्लांट को भी है, एनिमल को भी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी दोनों को चाहिए, अपने अपने बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी दोनों को चाहिए, इसलिए रेस्पिरेशन दोनों में होगा। बट कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में। देखिए बेटे, प्लांट में जिस तरीके से एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ऐसा कुछ प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। डोंट हैव वेल डिफाइंड respiratory system like animals। यहां तक बेटा बात समझ में आई? तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेटे, all parts like root, stem, leaf perform it individually। रूट के पास क्या होता है? रूट के पास रेस्पिरेशन करने के लिए रूट हेयर होते हैं, जो सॉइल में डिसॉल्व गैसेस होती हैं, उनको रूट हेयर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे स्टेम के पास आपने पढ़ा लेंटिसल्स होते हैं, और लीव्स के पास आपने पढ़ा क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं। इनके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक बेटे? और हर एक सेल इंडिविजुअली परफॉर्म करेगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन कैसे करेंगे बेटे? डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे। मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर concentration to the region of their lower concentration। बात समझ में आई बेटे? डिफ्यूजन का मतलब क्या है? गैसेस का मूव करना उनके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। देखिए बेटा, एनिमल्स में एनिमल दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, क्विक रेस्पॉन्स कर सकते हैं, उनकी बॉडी में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। किसके कंपेयर में? प्लांट्स के कंपेयर में। तो हम बेटा यहाँ लिख सकते हैं मोर एक्टिव देन प्लांट। प्लांट से ज़्यादा एक्टिव हैं। इसी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन need for respiration। They have well defined respiratory system। देखिए, जो एनिमल होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं प्लांट के कंपेयर में। इसी वजह से उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है रेस्पिरेशन करने के लिए, और उनके पास वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। गैसियस एक्सचेंज, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। सांस लेना ब्रीदिंग कहलाता है। गैस का एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म बॉडी। डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि लंग्स कहाँ पाए जाएंगे, लंग्स, इसके लिए बेटा एग्जाम्पल आप याद रखिए। ह्यूमन बीइंग, हम सबके पास होते हैं लंग्स। ह्यूमन बीइंग मैमल्स में होंगे। मैमल्स, देखिए ह्यूमन बीइंग बेटा मैमल्स में आ जाते हैं, ठीक है? तो अदर मैमल जितने और बचे उनमें होता है, मैमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, एंड रेप्टाइल्स में होता है। और इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें गिल्स भी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिए, जैसे फिशेस, मछलियों में होते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी, स्किन और लंग दोनों से रेस्पायर होते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल आप याद रखिए, फ्रॉग जो एम्फीबिया है, ये एम्फीबियंस की कैटेगरी में आता है फ्रॉग। ये अगर पानी में है तो अपनी बॉडी की स्किन से रेस्पिरेशन करेगा, गैसियस एक्सचेंज करेगा, और अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, जमीन के ऊपर है, तो लंग्स का यूज करेगा फॉर ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, आपके बोर्ड एग्जाम में यही आने वाला है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, और किसी एनिमल का नहीं है। देखिए मेन ऑर्गन क्या है, मेन ऑर्गन है इसका लंग्स। ठीक बेटे, लंग्स है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, इसको क्या कहेंगे बेटा, अभी हम लोगों ने यहाँ नोट डाउन किया, पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हम लोग ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए साथ साथ लेबलिंग भी करते हैं और साथ साथ इसमें लिखते भी रहते हैं और याद करते भी रहते हैं। ये क्या है, नोज है। दो होल्स होते हैं, होल्स होते हैं, और जिन्हें हम क्या कहेंगे, नोस्ट्रिल बोलेंगे, नेजल कैविटी। ये है नेजल कैविटी, और ये नोस्ट्रिल यहीं जाके ओपन हो जाते हैं, ओपन इनटू, यहाँ पर लिख सकते हैं ओपन इनटू, नोस्ट्रिल ओपन इनटू नेजल कैविटी। हेयर एंड म्यूकस, इसके अंदर क्या होता है बेटा, नेजल कैविटी के अंदर हेयर होते हैं एंड म्यूकस होता है। म्यूकस, इनका फंक्शन क्या होता है, क्लीन एंड मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एयर। जो एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू नेजल कैविटी में एंटर हो रही है, उसका क्लीन होना और बॉडी टेम्परेचर पे आना जरूरी है। बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, मोर देन बॉडी टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर इतनी गर्म गैस हमारे फेफड़ों पे जाएगी तो फेफड़े झुलस जाएंगे, इसलिए ये नेजल कैविटी क्या करती है, उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देती है। या तो अगर बाहर बहुत ठंडक है तब भी इतनी ठंडी अगर हवा आपके फेफड़ों में पहुंच जाएगी तो वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये नेजल कैविटी जिसके अंदर म्यूकस की लेयर है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर देती है, और हेयर में जो डस्ट के पार्टिकल जाते हैं वो चिपक जाते हैं और लंग्स में नहीं जाते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, जो ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है ये वाली, और ओरल कैविटी और नेजल कैविटी देखिए दोनों के लिए ये वाला कॉमन स्पेस है, और इस कॉमन पैसेज को हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। क्योंकि यहाँ से बेटा दो पाइप है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही पाइप में एंटर हो जाते हैं, नहीं, एक पाइप और होता है यहाँ पर, ठीक है, उसकी भी ओपनिंग इस तरीके से होती है। तो यहाँ से खाना एंटर हो जाता है, यहाँ से एयर एंटर हो जाती है। तो इसकी जो एयर वाला पाइप है, इसकी जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया नोन एज ग्लॉटिस। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ग्लॉटिस होता है, इस जगह पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब खाना खाया जाता है तो खाना इस पाइप में ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर एक फ्लैप होता है, और वो ढक्कन यहाँ पर कवर हो जाता है और खाना इस पाइप में चला जाता है। जिस समय आप सांस ले रहे होते हो तो ये फूड वाला जो पाइप है वो बंद रहता है। इसका मतलब है ये दोनों पाइप एक साथ नहीं खुलते हैं, अगर ये खुलेगा तो ये बंद रहेगा, ये बंद हो जाएगा तो ये वाला खुल जाएगा। और इसको गार्ड कौन करता है, यहाँ पर एक जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा इपीग्लॉटिस, गार्डेड बाई अ कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस लिड, एक ढक्कन ही तो है, लिड, नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, इपीग्लॉटिस। ठीक बेटा, इपीग्लॉटिस बोलेंगे। लैरिंग्स,
ये पोर्शन किसका है बेटा? लैरिंग्स का है। किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। और क्या करता है ये लैरिंग्स? इसका और काम है बेटा, फंक्शन इसका क्या लिख सकते हैं? इसका फंक्शन होता है साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन। इसके अंदर बेटा क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स होती हैं। और जब इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है। ये ट्रैकिया है बेटा, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका बेटा? विंड पाइप है। कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर है, लॉन्ग है, ट्यूबुलर है। और बेटा क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? और इसके बाद देखिए इस तरीके से, ये जैसे ये पाइप है तो इस पाइप में ऐसे ऐसे सी के, ये पूरा ऐसे बंद नहीं होता, इस तरीके से बंद नहीं होता, ऐसे सी के शेप में रिंग्स होती हैं जो कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। तो हम बोल सकते हैं हैव सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। और इनका नंबर लगभग कितना होता है? 20 रिंग्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स। रात में आप सो जाओ, गर्दन टेढ़ी हो जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है कि जान चली गई, सुबह आप सही सलामत उठते हो। तो इस पाइप को ये मुड़ने नहीं देता है। मुड़ भी जाता है तब भी एयर प्रॉपरली लंग्स तक पहुंचती रहती है। ये लंग्स हैं, कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं, पेयर में होते हैं। ये वाला लेफ्ट लंग है और ये वाला राइट है। देखिए लेफ्ट वाला लंग थोड़ा छोटा होता है, यहाँ पर एक कैविटी होती है इस जगह पे, इसलिए इस कैविटी की वजह से ये थोड़ा छोटा होता है। इस कैविटी को कहते हैं कार्डियक कैविटी। कार्डियक कैविटी, इसके अंदर बेटा क्या होता है? हार्ट होता है, हार्ट। अब देखिए जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे जाके देखिए ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर रही है। देखिए ये ब्रांच बन रही है, फिर ये और ब्रांचेस हो रही हैं, फिर इसकी देखिए और ब्रांचेस। तो ये जो ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको बेटा क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, ये वाला प्राइमरी ब्रोंकाई है। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियोल्स। एक क्विक रिवीजन बेटा, नेजल कैविटी ओपन हो रही है नॉस्ट्रिल के जरिए, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाएगी, जो एयर अंदर जा रही है उसमें डस्ट होगा और उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर होगा, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो इसमें जो हेयर है वो डस्ट के पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे, म्यूकस की लेयर क्या करेगी? टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगी। एयर आगे जाएगी, यहाँ से खाना जा रहा है बेटा, यहाँ से एयर जा रही है, एक कॉमन पैसेज पड़ेगा जिसे फेरिंग्स कहेंगे। और फिर उसके बाद दोनों पाइप अलग अलग हो जाएंगे, फूड का पाइप अलग हो जाएगा और एयर के लिए पाइप अलग हो जाएगा। एयर के पाइप को हम क्या नाम बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं, या विंड पाइप भी कहा जाता है। एक लॉन्ग लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर सी के शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं जिनका नंबर 20 होता है और वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए जो इसकी ओपनिंग है उसे हम कहेंगे ग्लॉटिस, और इसकी ओपनिंग एक ढक्कन से प्रोटेक्टेड होती है, उस ढक्कन को क्या बोलेंगे? इपीग्लॉटिस बोलेंगे। जिस समय हम खाने को सॉलो कर रहे होंगे, खाने को निगल रहे होंगे, उस समय ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, ताकि खाने का कोई भी पार्टिकल विंड पाइप में एंटर ना कर सके। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखिए यहाँ पर लैरिंग्स है, कार्टिलेज का बना हुआ है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ब्रेन से जो मैसेज आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, ये वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपको सुनाई दे रही है। देखिए बेटा लंग्स के बारे में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए तो बेहतर रहेगा। कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं, 2 होते हैं। और कैसे होते हैं? हाईली इलास्टिक होते हैं, हॉलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं तभी तो उसमें एयर जाएगी। और कैसे होते हैं बेटा? बलून के जैसे होते हैं। थोरैसिक कैविटी, और कहाँ पर बेटा? हार्ट के दोनों साइड में, आइदर साइड
ऑफ हार्ट, हार्ट के इधर उधर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक बेटा, ये एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते हैं जिसे प्लूरा कहते हैं। इनक्लोज्ड बाई अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से बेटा ये इनक्लोज होते हैं और उस मेम्ब्रेन को नाम क्या दिया जाएगा? प्लूरा। ठीक बेटे, ये लेयर याद रखिएगा, प्लूरा बोलेंगे उसको। दो लंग्स हैं, एक उसका लेफ्ट पार्ट हो गया और एक राइट पार्ट हो गया। लेफ्ट वाला लंग बेटा कितने लोब होते हैं उसके अंदर? लंग्स में अगर देखे जाए लोब, तो इसमें बेटा लोब जो होते हैं, लोब वो 2 लोब होते हैं, और यहाँ पर लोब अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेटे 3 लोब होते हैं। देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर देखा था तो स्ट्रक्चर में आपने ऐसे देखा कि देखिए ये ट्रैकिया आई है, फिर ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होती थी इस तरीके से, और फिर इनका जो फर्दर डिवीजन होता था इस तरीके से, तो इसको नाम दिया गया ट्रैकिया। फिर इसको कहा गया प्राइमरी ब्रोंकाई, और इसको कहा गया बेटा सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। अब देखिए ये अगर फर्दर डिवाइड होते हैं तो ये वाला टर्शियरी कहलाएगा, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स। फिर लास्ट में इस तरीके से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें एंड कर जाते हैं। इसका टर्मिनल पार्ट ऐसा कुछ दिखेगा और इसे कहा जाता है एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे बेटा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का नंबर अगर हम लोग याद रखें कि कितना नंबर इसका होता है, 3 × 10⁸ एल्वियोलाई इन ईच लंग। हर एक लंग में बेटा कितना? 3 × 10⁸ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, और ये जो सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं। देखिए बेटा, अगर लंग बिल्कुल ऐसा होता, एक होता, तो इसमें कितना एरिया ये मिल जाता, लेकिन अगर इसी के अंदर छोटे छोटे बॉल्स हैं ढेर सारे, तो सबकी लेयर को आप जरा नापिए, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितना एरिया बन जाएगा इससे। तो जो एरिया क्रिएट होता है, मीन्स सारी अगर एल्वियोलाई को इस तरीके से ओपन कर दिया जाए, जितनी एल्वियोलाई हैं, तो उनसे जो एरिया क्रिएट होगा वो बेटा कितना होगा? हम लिख सकते हैं प्रोवाइड सरफेस एरिया कितना बेटा? 80 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया लगभग हमारी एल्वियोलाई क्रिएट करती हैं। एल्वियोलाई का शेप अगर आप देखोगे बेटा ऐसे कुछ है, ये छोटा सा बलून, इसके अंदर ये एयर आके भर जाती है, इसके चारों तरफ ब्लड की हाईली सप्लाई होती है। तो ये कैसा होता है बेटा? हाईली वैस्कुलर है, हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसकी जो दीवार होती है वो बेटा बहुत थिन होती है, वेरी थिन वॉल। तभी तो बेटा गैसेस का डिफ्यूजन हो पाएगा। अगर ये दीवार बहुत मोटी हो जाएगी तो गैस डिफ्यूज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि गैसेस को यहाँ से यहाँ आना जाना है, इस लेयर को पार करना है। तो ये ब्लड वेसल्स की लेयर, फिर इसकी लेयर, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो 2-3 लेयर को पार करके फिर इसको जाना होता है। अगर इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी तो एयर नहीं आ पाएगी। जो लोग बेटा स्मोकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसकी जो ये वाली लेयर है, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है टार का, जिसकी वजह से इस वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, जिससे गैसियस एक्सचेंज इजीली नहीं हो पाता है। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं थोरैसिक कैविटी। देखिए जो बिल्कुल सामने सीने पे जो हड्डी दिख रही है ये वाली, इसको ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम बोलते हैं। बेटा ये क्या है? स्टर्नम है। थोड़ा सा ये देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तब आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टर्नम है, और ये बेटा क्या है? रिब्स हैं। ये बेटा रिब्स हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं। और किसकी बनी हुई होती हैं? बोन एंड कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। बोन एंड कार्टिलेज इनकी बनी हुई होती हैं रिब्स। और ये जो रिब का पूरा एक केज बना, इसको बेटा क्या कहेंगे? रिब केज कहेंगे। क्या बोलेंगे? ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना उसे हम बोलेंगे रिब केज, रिब केज बोलेंगे। और इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, किसे? हार्ट एंड लंग्स को। तो हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट, हार्ट एंड लंग को प्रोटेक्ट करता है। अब आपको देखिए ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि बेटा यहाँ पर बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक लेयर होती है, इस तरीके से मस्कुलर लेयर होती है। इस मस्कुलर लेयर को क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम कहलाता है। ये क्या है? मस्कुलर फ्लैप है।
मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर फ्लैप है। इसके बीच बीच में जैसे ये बेटा एक ये रिब हो गई, एक ये रिब हो गई, इन रिब के बीच में कुछ मसल्स ऐसे होती हैं और इन रिब्स के ऊपर भी मसल्स लगी हुई होती हैं। तो ये मसल्स कहलाती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इन मसल्स को बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये रिब केज के आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। फंक्शन बेटा इसका क्या है, हम लिख सकते हैं हेल्प इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। देखिए बेटा, जब हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे लंबी सी सांस लीजिए, देखिए सीना बाहर की तरफ आ रहा है और थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो देखिए सीना थोड़ा अंदर की तरफ जाता है और कंधे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो मूवमेंट है रिब के, उसमें ये हेल्प करती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म जो होगी बेटा इन्वॉल्व होगी। इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, एक तो बेटा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर ले जाना, एक होगा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होगा बेटा एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमिनेशन ऑफ CO2। CO2 को एलिमिनेट करना है और इनटेक करना है ऑक्सीजन को। इनहेलेशन, इसे हम इनहेलेशन कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है इंस्पिरेशन। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है नोन एज एक्सहेलेशन, और दूसरा इसका नाम होता है बेटा एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा इसकी मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत कायदे से समझिएगा, ठीक है। तो इनहेलेशन सबसे पहले बेटे हम लोग पढ़ लेते हैं। इनहेलेशन मीन्स ऑक्सीजन को इनटेक करना। ये बेटा कैसी प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब हो गया कि ATP की रिक्वायरमेंट होगी, ATP रिक्वायर होंगे। जब इनहेलेशन होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा। कहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, याद रखो कॉन्ट्रैक्शन होगा, दो जगह कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपने पढ़ा था इंटरकॉस्टल मसल्स, अभी आपने पढ़ा था इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट थी, रिब्स के बीच में और रिब्स के ऊपर जो मसल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और उन मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स, इनमें बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से चेंज क्या होगा, जो रिब हैं उनका मूवमेंट हो जाएगा आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है बेटा। आउटवर्ड जैसे ये इतना था, ये मोटाई हमारी है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ कहाँ पर, इंटरकॉस्टल मसल्स में, तो रिब्स का मूवमेंट कहाँ होगा, आउटवर्ड। ये देखिए बाहर निकल गई, थोड़ा सा ऐसे ऐसे तो मूवमेंट होता है, जब सांस लेते हैं तो ऐसे ऐसे तो मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से रिब केज का ये मूवमेंट ऐसे होता है, आउटवर्ड इनवर्ड। ये थोड़ा ऊपर की तरफ भी शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मीन्स ऐसे शिफ्ट हुआ और थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ, ये शिफ्टिंग हो रही है। तो आप देखिए अगर कोई चीज इतनी है, ये आगे इतनी बढ़ गई, और इतनी थी ये थोड़ा ऊपर बढ़ गई, तो बीच में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा नहीं क्रिएट हो गया। तो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होगा किसका बेटा होगा, मूवमेंट रिब्स का, मूवमेंट्स ऑफ रिब्स। दूसरा कहाँ कॉन्ट्रैक्शन बेटा होना है, डायाफ्राम में होना है, डायाफ्राम कैसा होता है आपने अभी देखा था बेटा, देखिए नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है, ये कैसा है बेटा, डोम शेप होता है। जब रिलैक्स कंडीशन में होगा तो ऐसा डोम शेप होगा, और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होने से ये बेटा कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो देखिए जगह थोड़ी बढ़ गई ना, इतनी जगह ये वाली इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। कैसा हो गया, फ्लैट हो गया।
और ये कब हुआ है फ्लैट, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है डायफ्राम की मसल्स में। ये जो दोनों चेंज हो रहे हैं बेटे, देखिए ये चेंज इंटरकॉस्टल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका थोरैसिक वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, जगह बढ़ जाएगी रिब केज के अंदर। देखिए बेटा क्या होगी, जगह, क्योंकि डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया, थोरैसिक कैविटी थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हुई और थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, तो जिसकी वजह से एक जगह क्रिएट हो गई, मीन्स वॉल्यूम बढ़ गया। हम लिख सकते हैं, देखिए ड्यू टू these changes क्या होगा, thoracic volume increases, thoracic volume increases। अब देखिए अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर आप जगह बढ़ा देंगे तो उसमें जो प्रेशर पहले काम कर रहा था, क्या उतना ही प्रेशर लगेगा? नहीं बेटे, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर रिड्यूस। प्रेशर क्या हुआ, कैविटी के अंदर रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की उससे उसकी वैल्यू कम हो गई, एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर है, लंग्स के अंदर अब प्रेशर कम हो गया। एयर एंटर इनटू द लंग्स, ये इनहेलेशन की इतनी मैकेनिज्म है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इसको कैसे भी अपने मन से लिख सकते हो। इनहेलेशन कैसे बेटा, एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी रिक्वायर है। जब इनहेलेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा दो तरीके की मसल्स में, एक इंटरकॉस्टल मसल्स, दूसरा डायफ्राम। इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बेटा जो रिब का पूरा केज है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट करेगा। डायफ्राम इस तरीके से डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगी, बस हो गया इनहेलेशन। अब देखिए बेटा एक्सहेलेशन, जो एयर अब लंग्स के अंदर है उसे बाहर भी निकालना है। तो ये बेटा कैसी प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है बेटे, जब हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे तो वो एक्टिवली करते हैं, जब नॉर्मली हम ब्रीदिंग करेंगे तो वो पैसिवली होती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, देखिए वहां पर बेटा क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन, तो यहां पर क्या होगा, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होगा। किस में रिलैक्सेशन होगा बेटा, दो जगह, वहां पर भी जो दो जगह हुआ था वही सेम यहां पर होना है। एक रिलैक्सेशन होगा इंटरकॉस्टल मसल्स में, इंटरकॉस्टल मसल में, और दूसरा बेटा रिलैक्सेशन होना है डायाफ्राम में। डायाफ्राम बेटा कैसा हो गया था, ये ऐसा फ्लैट हो गया था। अब जब इसमें रिलैक्स होगा तो रिलैक्स में फिर से ये कैसा आ जाएगा, डोम शेप आ जाएगा। जब इंटरकॉस्टल मसल्स में बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो रिब केज कैसा निकल गया था, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, अब ये आ जाएगा कहाँ, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। रिब्स का मूवमेंट कहाँ होगा बेटा, इनवर्ड होगा एंड डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और डायाफ्राम बेटा कैसा हो गया, डोम शेप हो गया। कैसा हो गया बेटा, डोम शेप हो गया। ठीक है, इन दोनों की वजह से जो ये दो चेंजेस हुए हैं, ड्यू टू बोथ चेंजेस, एक ये चेंज एक ये चेंज, ड्यू टू दीज चेंजेस क्या होगा बेटा, थोरैसिक वॉल्यूम अब कम हो जाएगा। देखिए वहां पर क्या हुआ था, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया था, और यहां पर थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और थोरैसिक वॉल्यूम के डिक्रीज हो जाने की वजह से जो थोरैसिक कैविटी है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है। एयर हमेशा मूव करती है बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब प्रेशर ज़्यादा कहाँ है, लंग्स के अंदर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है। इस केस में एयर जो होगी बेटा मूव कर जाएगी बाहर की तरफ, तो हम लिख देंगे एयर मूव आउटसाइड, आउटसाइड बाहर की तरफ चले जाएगी। फ्रॉम दी लंग्स, फ्रॉम दी लंग्स, लंग्स से एटमॉस्फेयर में एयर चली जाएगी और ये बेटा हो गया एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे तो ये एक्टिवली काम करेगी। रिलैक्सेशन इसमें होगा इंटरकॉस्टल मसल्स में और डायफ्राम की मसल्स में। डायफ्राम डोम शेप हो जाएगा और इंटरकॉस्टल मसल्स का मूवमेंट इनवर्ड एंड डाउनवर्ड हो जाएगा। इन चेंजेस की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम बेटा डिक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। कितना हो जाएगा, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, इसलिए वो लंग से निकल करके कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। देखिए बेटा अब हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे बॉल्स थे उनको हमने कहा था एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर अब यहाँ पर गैस आ चुकी है। देखिए इसमें कौन कौन सी गैसेज आएंगी एटमॉस्फेयर से, वो याद रखना है आपको। देखिए बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी, ऑक्सीजन भी आएगी और नाइट्रोजन भी आएगी। नाइट्रोजन जितनी आएगी उतनी ही ये वापस भी चली जाएगी। ये हो गया ब्लड स्ट्रीम है, ये ब्लड स्ट्रीम है और ये हो गई एल्वियोलाई। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे ब्लड में भी होंगे दोनों। ये गैसेस ब्लड में कैसे पहुंचेंगी, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचेंगी। तो बेटा डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है। मींस यहाँ पे बेटा जो ऑक्सीजन है वो उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। यहाँ पर जो बेटा ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन है किसका, ऑक्सीजन का। और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बेटा कैसा होगा, लो कंसंट्रेशन होगा। क्लियर। अब गैसेस आपको पता है कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। तो हाई बेटा कहाँ ऑक्सीजन है, एल्वियोलाई के अंदर। लो कहाँ है, ब्लड के अंदर। ये फटाक से ऐसे मूव कर जाएंगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई के अंदर लो कंसंट्रेशन में होगी। इसका कंसंट्रेशन बेटा कैसे होगा, लो होगा। और ब्लड में इसका हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर। हो गया बेटा एक्सचेंज। जब ये ऑक्सीजन बेटा ब्लड में आएगी तो ये हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट हो जाएगी और बना लेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। ये HbO2 अब इसका क्या होना है बेटा, ये HbO2 जाएगा सेल के पास। जैसे ये एक सेल है, कोई भी टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, ठीक है। इस टिश्यू के पास जब ये पहुंचेगा HbO2, Hb और प्लस O2, O2 इस सेल के अंदर चली जाएगी और यहाँ से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। क्योंकि जब जो ब्लड वेसल्स टिश्यू के पास में होती हैं तो उन ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। कंसंट्रेशन का डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर एंटर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ब्लड में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड टू लंग्स। ये किस फॉर्म में जाएगी ये याद रखिए। यहां से देखिए थोड़ा सा, यहां पर हम आ जाएं, इन फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में जाएगी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो बेटा ये जाएगी कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। दूसरा बेटा बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाएगी, बाई कार्बोनेट आयन। और तीसरा बेटा HbCO2 के फॉर्म में जाएगी। मोस्टली इन फॉर्म में जाती है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। HbCO2 के फॉर्म में बहुत कम अमाउंट पहुंचता है। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू तक के ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जब ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चली जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। जो वेसल्स, जैसे ये वेसल है और ये टिश्यू के पास में है, तो इसके अंदर भी बेटा O2 भी होगी एंड CO2 भी होगी। और यहाँ पर O2 जो होती है ज़्यादा होती है और CO2 बेटा कम होती है, ठीक है। और टिश्यू के अंदर अगर देखा जाए, इस टिश्यू के अंदर
यहाँ पर भी ऑक्सीजन एंड CO2 होगी, और CO2 यहाँ हाई में होती है और कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर लो में होती है। दैट्स वाई ऑक्सीजन चली जाएगी इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी इससे बाहर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के ब्लड में मिक्स हो जाएगी। कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट और HbCO2 के फॉर्म में वो लंग्स तक पहुंच जाएगी, और लंग्स में ये देखिए यहाँ पर फ्री होकर के इसमें आ जाएगी। आई होप बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, नोट्स आप खुद बना लीजिएगा अपने मन से। अगर देखिए बेटा चीज़ें अगर समझ में आ जाती हैं तो नोट्स बनाना ईजी हो जाता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं सारे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, तैयारी कीजिए, और अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे और अपने नोट्स मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और अगर आप इसी तरीके से ये पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको 11th और 12th में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्रैक हो सकता है अगर आपने अभी से ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। देन आपका नीट का रास्ता जो होगा बेटा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए बेटा बहुत सारे नोट्स और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वीडियोस। ओके बाय बेटा।